बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो आल्दो ये टॉपिक रिलेट करता है जनरल केमिस्ट्री से। तो अब क्योंकि ये जो रिसर्च वर्क है ये ग्लोबल हो चुका है, ठीक है। ग्लोबल मीन के फिजिकल केमिस्ट्री वाला इनऑर्गेनिक रिसर्च कर सकता है, इनऑर्गेनिक वाला फिजिकल रिसर्च कर सकता है, ऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक और फिजिकल रिसर्च कर सकता है। कोई जो है बाउंड्री नहीं है अब, ठीक है। या फिजिक्स वाला कंप्यूटर पर कंप्यूटर की फील्ड में रिसर्च कर सकता है अगर उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है। तो कंप्यूटर वाला बायो बायो की फील्ड में भी रिसर्च कर सकते हैं। मतलब जो आपको आता है, जो आपकी स्किल है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप चाहे जिस फील्ड के भी हैं आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ये हर बेसिक रिसर्च में यूज होती है, जैसे कि पॉलीमर साइंस है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल के कुछ एक्सपेरिमेंट में सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है ये लाजमी इस्तेमाल होती है। जैसा कि आपको देखा होगा कि आपको मार्केट में अर्क के गुलाब मिलता है, ठीक है, गुलाब का अर्क। तो ये भी कैसे हम गुलाब की पत्तियों से वो अर्क एक्सट्रैक्ट करते हैं और निकालते हैं, तो वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक से ही ये जो अर्क के गुलाब है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है गुलाब की पत्तियों से। इसके अलावा जितने भी डिफरेंट और प्लांट्स के फ्लावर्स के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ही निकाले जाते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से ही वो चीज़ें अलग की जाती हैं। या आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट्स, कुछ मोस्ट ऑफ द मेडिसन, हर्बल मेडिसन जो है, तो वो भी हम प्लांट के एक्सट्रैक्ट से ही हम हासिल करते हैं। तो वो जब हम प्लांट से मेडिसन रिमूव करते हैं तो दैट इज आल्सो प्रोसेस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस। वो भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस की टेक्निक से ही हम प्लांट से कुछ ड्रग मेडिसन हम सेपरेट करते हैं। तो इसलिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और स्पेशली इन द हर्बल मेडिसन्स और डोमेस्टिक मेडिसन है। तो इसलिए जो देसी हकीम डॉक्टर हैं तो वो भी ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कुछ मेडिसिन को प्लांट से अलग करने के लिए। और जो इंग्लिश मेडिसिन है वो भी समटाइम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस को फॉलो करते हैं। तो मेजर्स पर्पस क्या होता है कि वहां से उन्होंने किसी ने कोई कंपोनेंट्स को या मेडिसिन को अलग करना होता है। एक और इसकी सिंपल एप्लीकेशन जो डोमेस्टिक लेवल पे है, फर्ज करें कि आप के घर में पानी के अंदर ऑयल गिर गया है या ऑयल के अंदर पानी चला गया है, तो आप ऑयल को पानी से या पानी को ऑयल से कैसे अलग करेंगे, वो भी आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अलग कर सकते हैं। जस्ट आपके घर में अगर सेपरेटिंग फनल है तो आप आसानी से ऑयल को और वाटर्स को आप अलग कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन वैसे इसकी लार्ज स्केल पे हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन इन हाइड्रोमेटलर्जी, कि जब हम किसी भी पहाड़ के टुकड़े से, किसी खास जगह से हम मेटल को अलग करना चाहें या किसी वाटर से हम मेटल्स को अलग करना चाहें तो हम मेटलर्जी की टेक्निक में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। एक्सट्रैक्शन से न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में समटाइम हम पोलिनियम्स को, यूरेनियम को, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस। एक्सट्रैक्शन द बायोफील्ड सेपरेशंस, ठीक है। समटाइम हम कुछ फ्यूल को अलग करना होता है, वो भी एक्सट्रैक्शंस मेथड से। एक्सट्रैक्शन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट
और अगर आपने वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करनी है तो वो भी एक्सट्रैक्शन मेथड से हम करते हैं। जैसा कि एक्सपेरिमेंट करना है हाउ टू यूज ए सेपरेटिंग फनल। जस्ट आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैंड है, बी श्योर के जो स्टैंड यूज कर रहे हैं वो एक स्टेबल जगह पे हो, यानी उसकी जो टेबल है वो उसमें कोई गड़े वगैरह ना हो, बल्कि एक प्लेन जगह हो, ताकि जब हम इस सेपरेटिंग फनल के अंदर कोई हम चीज़ ऐड करें तो वो उछल के बाहर ना आए। डेफिनेटली जब स्टेबल नहीं होगी तो वो स्टैंड हिलेगा और जो सॉल्वेंट हमने ऐड करना है वो उछल के आपके हाथों पे या टेबल पे आ सकता है। तो ये सेपरेटिंग फनल है। इसके अलावा जो ये रॉड नजर आ रहा है इसको भी अपने चेक करना होगा। सेपरेटिंग फनल रखने से पहले, एडजस्ट करने से पहले, सेपरेटिंग फनल यहाँ क्लिप में एडजस्ट करने से पहले आप रॉड को चेक कर लें। समटाइम ये लूज होता है रॉड, तो इसको जब आप क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो ये रॉड भी टाइट हो जाएगा। और इसके अलावा ये जाज ये भी चेक कर लें कि ये भी टाइटली क्लोज है। और इसके अलावा जब आप यहाँ पे सेपरेटिंग फनल्स को एडजस्ट करेंगे, रिमेंबर इस क्लिप को ज्यादा टाइट नहीं करना। समटाइम गलती से भी ज्यादा टाइट हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि वो ग्लास टूट जाता है। ये वाला जो रीजन है, ये जो इसे हम कहते हैं स्टॉप कॉक, ठीक है। तो इस स्टॉप कॉक को भी जब आपने टाइट करना है तो चेक करना है कि ये लीकेज है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर भी एक ढक्कन होता है, ठीक है, स्टॉपर होता है। स्टॉपर को आप रिमूव कर देंगे और उसमें जो चीज़ आपने ऐड करनी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वाटर ऐड करेंगे। तो आप ना इसको ऐड करने से पहले इसको आपने बंद रखना होगा, इस स्टॉप वॉक को। तो आप ऐड करने के बाद 2 मिनट 3 मिनट के बाद वेट करें। जब आप ऐड कर दें यहाँ लेवल नोट करें कि ये कहाँ पे है, कोई हल्का सा मार्कर से निशान लगा दें। तो 4 मिनट के बाद अगर वो लेवल मेंटेन है, इट मीन्स यहाँ पे स्टॉप वॉक में लीकेज नहीं है। अगर वो आपने जो मार्कर से निशान लगाया था, मार्क लगाया था, और वो लेवल नीचे आ गया, इट मीन्स के यहाँ पे कोई ना कोई लीकेज है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप वैसे लैब के अंदर और स्टॉप कॉक होते हैं जो उसी के साइज के हों, तो वो स्टॉप कॉक आप चेंज कर लें या एक और सेपरेटिंग फनल आप यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल ये ऊपर एक स्टॉपर होता है, इसको आप हटा देंगे, इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, और जब सॉल्वेंट आप ऐड कर देंगे तो फिर आपने इस स्टॉप कॉक को दोबारा आपने ऊपर रख देना है और इसको यहाँ से बंद कर देना है। तो ये आपने स्टॉप को यहाँ पे क्लोज रखना है। जब अपने सॉल्वेंट ऐड करना है तो ऐड करने से पहले क्लोज। रिमेंबर कि ये वाले नॉब से हम इसको टाइट भी कर सकते हैं अगर वो लूज है, लेकिन एक लिमिट तक। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये ग्लास टूट जाएगा। जिस तरह मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम मैंने तो गलती से थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइट कर दिया था, तो ये वाला जो ग्लास टूट के मेरे हाथ में घुस गया था, ठीक है। अच्छा खासा जख्म भी हुआ, इंजर्ड हो गया था। तो बी केयरफुल, ठीक है। बी केयरफुल मीन डरना नहीं है, बस एहतियात करनी है आपने। तो ये आपने उसके अंदर फर्ज करें कि कोई वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो गिर गया है। तो आपने क्या करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने वाटर से लदा करना है, ठीक है। ये जो जॉर्स, जो सिलेंडर है, इसके अंदर जो है इसके अंदर वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स के अंदर वो वाटर है और साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ओके, तो ये इसके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर दोनों का मिक्सचर है, यानी वाटर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे क्लोज होगा, तो उसको हम फर्दर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक यहाँ से जहाँ मैं एरो रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से आप स्टॉक कॉक अगर लूज है, आप इसको क्लोज किए फिर भी नीचे वाटर गिर रहा है या कोई सॉल्वेंट गिर रहा है, तो आप इसको टाइट करेंगे तो वो नहीं गिरेगा। तो अगर टाइट करने के बाद फिर भी वो फ्लो कर रहा है, इट मीन्स के स्टॉप को आप और चेंज करें या आप एक नए सेपरेटिंग फनल आप यूज करें। तो यहाँ से क्लोज होगा
और एहतियातन आप नीचे कोई बीकर रख लिया करें या कोई कोनिकल फ्लास्क या कोई और अपरेटस, ताकि अगर कोई ड्रॉप नीचे गिर जाए तो वो उस बीकर के अंदर आ जाए, दोबारा से हम उसको ऊपर से डाल सकते हैं। तो बहरहाल ये एक मिक्सचर ऑफ वाटर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमने सेपरेट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्यू पॉइंट। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यूज के लिहाज से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखें कि एक्वस लेयर ऊपर बन रही है, ऑर्गेनिक लेयर नीचे बन रही है। राइट साइड पे देखें कि राइट साइड पे ऑर्गेनिक लेयर ऊपर बन रही है और एक्वस लेयर नीचे बन रही है। ये केमिस्ट्री आपने समझनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब हमारा जो टॉपिक यह है कि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग करना है, ये टॉपिक है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर गिर गई है तो हमने वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करना है। अब हमारा टारगेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा सॉल्वेंट होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा? वो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन है, डाइथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, और जो है और कौन सा हो सकता है, इथाइल एस्टेट है, पेट्रो ईथर है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक वाली कहानी चलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डेंसिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई करना होगा कि यहाँ पे एक्वस लेयर ऊपर बन रही है, ऑर्गेनिक लेयर नीचे बन रही है। इट मींस कि यहाँ पे जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक है, हम यहाँ ऊपर से एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे ताकि जो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट हो जाए। अब ऑर्गेनिक लेयर नीचे बन रही, इट मींस कि जो हमने यहाँ से ये यहाँ से हमने जो सॉल्वेंट जो है इसके अंदर हम मिक्सचर ऐड करने के बाद जो हमने सॉल्वेंट ऐड किया है उसकी डेंसिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, इसलिए ऑर्गेनिक लेयर नीचे बन रही है और एक्वस लेयर ऊपर बन रही है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने ऐड किया है ताकि जो कंपाउंड वाटर में था वो ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट हो जाए, उसकी डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है। आप इसको मिसाल को ज़हन में इस मिसाल को याद रखने के लिए मिसाल रखें ज़हन में कि ओलंपिक गेम में हाइड्रोजन और हीलियम गैस बड़े बड़े गुब्बारों में, बैलून में फिल की जाती है और बैलून बहुत जल्दी से फिजा में चले जाते हैं, क्योंकि वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस बाकी गैसेस के मुकाबले में बहुत हल्की होती हैं, इसलिए ऊपर चली जाती हैं। इसलिए जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर आएगी। तो इसमें मैं अब एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि कौन सी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होती है, हैवी होती है। वो है TCM, डाइक्लोरोमीथेन। फार्मूला उसका क्या है? केमिकल फार्मूला है CH2 और Cl2, और इसको शॉर्टकट हम लिखते हैं TCM, ठीक है, DCM, डी फॉर डाई, सी फॉर क्लोरो, एम फॉर मीथेन, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वाटर डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये ऑर्गेनिक लेयर नीचे। जैसे ही हम TCM डालेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में से शिफ्ट होके वाटर में वाटर से माइग्रेट होके ऑर्गेनिक TCM वाली लेयर में शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर जो है वो वाटर आ जाएगा। वाटर में बहुत ट्रेस अमाउंट में होगा, बेबी कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा भी तो बहुत ट्रेस अमाउंट में होगा। अब इस केस में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया गया है वो ऐसा सॉल्वेंट है कि जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, जैसा कि डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। पॉइंटर से एग्जैक्ट नहीं लिखा जा रहा जिस तरह व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, लेकिन मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ। डाइथाइल ईथर, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसकी डेंसिटी वाटर से
लाइट होती है, लाइटर होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ऑर्गेनिक लेयर ऊपर बनेगी और एक्वस लेयर नीचे बनेगी। अब क्या होगा कि जो कंपाउंड एक्वस लेयर में होगा, डायथल ईथर ऐड करने से वो एक्वस से माइग्रेट होकर वो डायथल ईथर वाली लेयर में चला जाएगा, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक लेयर है। तो ये हमारा जो नॉर्मली जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारा टारगेट ऑर्गेनिक लेयर ही होता है, क्योंकि हमारा कंपाउंड्स मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से डीलिंग होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी कि नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है। हमने वो ऑर्गेनिक लेयर हमारी टारगेट लेयर होती है, उसको हमने अपने पास रखना होता है, और वाटर लेयर को हमने डिस्कार्ड करना होता है, हमने उसको वेस्ट बॉक्स में फेंकना होता है। तो अगर ये पॉइंट आप क्लियर नहीं करेंगे तो ज्यादा नुकसान होता है। वो मैं बताऊं किस लिए, कैसे ज्यादा नुकसान होता है कि बाज का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 10-12 10 to 12 स्टेप्स में तैयार किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, और उस पर काफी सारा कम से कम 10 to 12 स्टेप में समटाइम 1 वीक और 2 वीक लग जाते हैं, और उस पर काफी सारा टाइम भी लगता है, काफी सारी इकोनॉमी भी यूज होती है उसके ऊपर। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि अब जो मेरा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो ऊपर वाली लेयर में है या नीचे वाली लेयर में है, मोस्टली ये होता है कि ऑर्गेनिक लेयर ऊपर, मोस्टली हम ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं कि उनकी लेयर ऊपर बनती है और वाटर की लेयर नीचे बनती है। तो हम रूटीन में होते हैं कि जी बस जो लोअर लेयर को तो हमने वेस्ट करना है, डिस्कार्ड करना है और वेस्ट बॉक्स में फेंक देना है, और ऊपर वाली लेयर हाँ अपने पास रखनी है, उसमें हमारा प्रोडक्ट है। तो जब आप इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो सम टाइम आपने डाइक्लोरोमीथेन ऐड किया होगा, आपका प्रोडक्ट अब डाइक्लोरोमीथेन में है, एक्वस को आपने डिस्कार्ड करना है। तो अब क्या करते हैं कि मो सम कुछ न्यू रिसर्चर, जो न्यू स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जब हम डाइक्लोरोमीथेन यूज करते हैं तो नीचे वाले लेयर्स को फेंक देते हैं किसी वेस्ट बॉक्स में या वेस्ट कंटेनर में, तो उसको हम अलग भी नहीं कर सकते, काफी सारे और केमिकल भी पड़े होते हैं उसके अंदर। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू, के आपको जो आप सॉल्वेंट्स एक्सट्रैक्शंस में सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या कम है। अगर वो वाटर से उसकी डेंसिटी लार्जर है, ज्यादा है, तो वो लेयर नीचे बनेगी, आपका कंपाउंड भी नीचे होगा। आपने लोअर लेयर को अपने पास सेफ रखना है, ऊपर वाले लेयर्स को आपने यानी एक्वस लेयर को आपने डिस्कार्ड करनी है। अगर आपके पास सॉल्वेंट है, अग्नि सॉल्वेंट जैसे कि डायथर ईथर है, जो कि और सॉल्वेंट यूज करें, डेंसिटी वाटर से कम है, तो फिर अपर लेयर आपकी टारगेट लेयर है, उस लेयर्स को आपने अपने पास रखना है, और जो लोअर लेयर है एक्वस लेयर, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, किसी वेस्ट बॉक्स में आपने उसको फेंक देना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च के लिहाज से। वाटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं, जैसे कि बाइफिनोल है, टार्डोल है, शिफ्ट बेस है, पिरिडीन के कंपाउंड जितने भी हैं, तो उसके साथ जब हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं ना, तो सिंथेसिस के रूट में कुछ साल्ट यूज होते हैं, पोटाशियम, जैसे पोटाशियम के साल्ट हैं, पोटाशियम सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम नाइट्रेट, इस तरह के ना सॉल्ट यूज होते हैं। उसके जब 10-12 स्टेप का रिएक्शन होता है तो हर स्टेप में कोई ना कोई सॉल्ट यूज करते हैं, वो रिएक्शंस की कंडीशंस होती है, रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो 10-12 स्टेप में रिएक्शंस करते हैं तो कुछ ना कुछ ना इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी एज ए साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि वाटर को ऐड करने का मकसद ये हो जाएगा कि जो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, वो सारे के सारे वो वाटर में डिजॉल्व इजीली होते हैं, वाटर चीप होता है। तो उसका फिर क्या होगा कि हम जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं वो आसानी से अलग हो जाएंगी, और जो ऑर्गेनिक लेयर होती है उसको फर्दर जब उससे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। इसलिए हम ये वाटर्स मिक्स करते हैं साथ। जी, तो लेयर बने लेकिन क्लियर लेयर नहीं बनेगी। आपने इसको जब आप इसको ऐड कर देंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, तो आपने क्या करना है कि स्टैंड से उतार के आपने इसको शेक करना है। रिमेंबर, जब आप इसको शेक करेंगे तो आप इसको जब स्टैंड से हटाएंगे, स्टैंड से आप इसको अलग करेंगे, तो ये जो स्टॉपर है ये आपने उसके ऊपर बांध रखना है, और
इसके ऊपर कोई थंब रखेंगे या आप इसके ऊपर हथेली रखेंगे, ताकि जब आप इसको स्प्रेडिंग फनल्स को ऊपर की तरफ शेक करेंगे तो ये सॉल्वेंट बैक साइड से बाहर ना आ जाए। तो जब आपने इसको शेक करना है तो ये वाला स्टॉपर बंद होना चाहिए, उसके ऊपर कोई अंगूठा रख लें, थंब रख लें या हथेली रख लें, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जब शेक करने से पहले आपने उस स्टॉप पॉप को ओपन करनी है, क्योंकि जब आप उसमें से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है आपस में, तो उसमें गैस प्रोड्यूस होती है, तो या उसमें कुछ ना कुछ एयर भी होती है। तो सबसे पहले शेक करने से पहले आपने एयर रिमूव करनी है। आप स्टॉप को आपको ओपन करेंगे, एयर रिमूव हो जाएगी, लेकिन रिमेंबर ये एयर रिमूव करने से पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्टॉपर यूज होता है वो क्लोज होना चाहिए, और उसको आप किसी हथेली की सपोर्ट से उसको टाइट रखें ताकि वो लूज ना हो, और ये वाला जो मिक्सचर है दो सॉल्वेंट्स का, तो वो बाहर की तरफ ना आ जाए, लीक ना हो। तो ये आपको कंफर्म करना होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने इसकी शेकिंग करनी है 2-3 दफा शेक करके, और फिर जब शेक करते हैं तो 2-3 दफा जब शेक करते हैं, हिलाते हैं इसको, तो हर शेक के बाद क्या करेंगे, आपने इससे एयर रिमूव करनी है। इस तरह आप उसको ओपन करेंगे और एयर रिमूव करनी है। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि जब आपने इसकी नोजल से आपने इसकी एयर रिमूव करनी है, तो इसकी डायरेक्शंस अपने मुंह की तरफ नहीं करनी, बल्कि आपके मुंह की अपोजिट तरफ करनी है, ताकि ये गैस आपके मुंह में ना आए, आपके चेहरे पे ना आए। और ये भी देखना है, अगर सामने आपके सामने कोई लैब फेलो खड़े खड़े हैं तो फिर उस तरफ भी ना करें, बल्कि उसको भी फिर ऐसी डायरेक्शंस में करें। नॉर्मली हम ये जो प्रोसेस अपनी एक सेपरेटिंग फ्यूमिंग हुड होती है, स्पेशल काइंड ऑफ हुड बनी होती है, उसमें हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि सामने वो एग्जॉस्ट लगा होता है, जो गैस होती है, एग्जॉस्ट उस गैस को टेक करके उसको हवा में फेंक देता है। तो नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट हम फ्यूमिंग हुड में करते हैं, एक स्पेसिफिक हुड होती है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें करते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्योंकि हमारे जो कॉमन लैब है, चाहे हमारी लैब है या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन लैब है, जो बीएस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो डेवलप यूनिवर्सिटीज नहीं होती, वो तो ओपन होती है। तो इसलिए आप एहतियात करें कि आप जब इसकी गैस रिमूव करते हैं तो ऐसे डायरेक्शंस में गैस रिमूव करें कि जिस साइड पे कोई आगे ह्यूमंस भी हैं, कोई लैब फेलो ना हो, ताकि उसकी सेफ्टी बरकरार रहे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, दोनों लेयर अलहदा हो जाएंगी। अब आपकी, अगर आपने डाइथिल ईथर यूज की है तो आपकी टॉप लेयर ऑर्गेनिक है और लोअर लेयर एक्वस है। तो पहले आप एक इसके नीचे एक कोनिकल फ्लास्क रखेंगे और जो एक्वस लेयर है उसको आप अलहदा कर लेंगे। तो जब ये ऑर्गेनिक लेयर यहाँ तक पहुंचेगी तो आपने इसको क्लोज कर देना है, जो एक्वस लेयर है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। और उसके अलावा इसके बाद एक और सेपरेटिंग फनल आप लेंगे और उसमें आप ये ऑर्गेनिक लेयर